तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। हम लोग ने सिग्नल्स के क्लासिफिकेशंस देखी, कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, कॉजल सिग्नल्स, नॉन कॉजल सिग्नल, पेरियोडिक, नॉन पेरियोडिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। क्लियर है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। जिस तरह हम लोग ने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पहले देखा, उसी तरह अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो पहला सिस्टम जो हम लोग लेंगे वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है। ये क्या है, पहला सिस्टम कौन सा, लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अगर आसान भाषा में हम लोग समझें, आसान भाषा में समझे तो नॉन लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो, लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे, जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो सब लीनियर सिस्टम्स होते हैं अगर मैथमेटिकल्स की भाषा में समझे। और यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में देखें तो लीनियर सिस्टम उस सिस्टम को बोलेंगे जो दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। पहला है एडिटिव प्रिंसिपल और दूसरा होमोजेनिटी। क्लियर है। पहला कौन सा प्रिंसिपल है, एडिटिव प्रिंसिपल, एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी बोल सकते हैं, और दूसरा है होमोजेनिटी। ठीक है। तो इन दो प्रिंसिपल को जो फॉलो करेगा उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिस्टम बोलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। linear system follows following two property। क्लियर है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या आता है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो है एडिटिविटी का। सबसे पहले क्या आता है, एडिटिविटी। तो हमारा जो सिग्नल है अगर वो लीनियर होगा तो वो एडिटिविटी को फॉलो करेगा। एडिटिविटी मीन्स अगर मुझे x1 इनपुट देने पे आउटपुट y1 मिल रहा है और x2 इनपुट देने पे आउटपुट y2 मिल रही है। क्लियर है। x1 इनपुट देने पे अगर हमें आउटपुट y1 मिल रही है और x2 इनपुट देने पे हमें आउटपुट y2 मिल रही है, तो अगर हम x1 प्लस x2 एक साथ इनपुट में दे दें तो हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, y1 प्लस y2। अभी इसको हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने क्या इनपुट दिया, x1 ऑफ t, x1 ऑफ t इसमें इनपुट दे दी और इसमें जो आउटपुट आया वो क्या आया, y1 ऑफ t। अब फिर से यही सिस्टम लिया, फिर से यही सिस्टम लिया, इसमें क्या इनपुट दिया, x2 ऑफ t और आउटपुट क्या गया, y2 ऑफ t। क्लियर है। x1t इनपुट दिया तो आउटपुट y1t मिला, x2t इनपुट दिया तो आउटपुट y2t मिला। अगर इसमें हम लोग क्या करें, एक साथ x1 प्लस x2t इनपुट दे दें, एक साथ अगर इनपुट दे दिया x1t प्लस x2t, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y1t प्लस y2t। क्लियर है। हमें ये आउटपुट मिलना चाहिए। एडिटिविटी प्रिंसिपल बोलता, एडिटिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर x1t में हम लोग ने सिस्टम में दिया तो हमें आउटपुट y1t मिला, x2t दिया तो y2t मिला, और अगर हम लोग x1t प्लस x2t एक साथ दे दें, मतलब दोनों के समेशन को इनपुट में दे दें, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, इन दो इनपुट आउटपुट का सम मिलना चाहिए। ये हमारा एडिटिविटी प्रिंसिपल बोलता है। देन इट विल फॉलो, देन द सिस्टम विल बी लीनियर इफ़, अगर उसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है होमोजेनिटी को भी फॉलो कर दे तो सिस्टम लीनियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, डेट विल क्लियर आवर कंसेप्ट मच मोर। जैसे कि एक एग्जांपल लिया,
y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t माइनस 4 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अपन ने एक एग्जांपल लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t माइनस 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं x1t के लिए, देखते हैं हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा। x1t अगर इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, यहाँ भी x1 का, ये भी x1 बन जाएगा और ये भी x1 बन जाएगा। तो ये x1t इंटू x1 ऑफ t माइनस 4, ठीक है। x1t इनपुट में दिया तो ये x1t इंटू x1 ऑफ t माइनस 4 बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा y1 ऑफ t है। नेक्स्ट क्या करते हैं, x2t देते हैं इनपुट में, x2t इंटू x2 ऑफ t माइनस 4, ये y2 ऑफ t हो गया। क्लियर। x1t इनपुट दिया तो x1t इंटू x1 ऑफ t माइनस 4 मिला। x2t इनपुट दिया तो x2t इंटू x2 ऑफ t माइनस 4 मिला। ये y1t हो गया, ये y2t हो गया। अगर हम लोग इस सिस्टम, ये हमारा मान लीजिए आउटपुट है, इसमें क्या करें, x1t प्लस x2t एक साथ दे दें। x1t प्लस x2 ऑफ t एक साथ अगर हम लोग दे दें इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, x के जगह, x ऑफ t के जगह x1t प्लस x2t आ जाएगा और x ऑफ t माइनस 4 के जगह x1t माइनस 4 प्लस x2 ऑफ t माइनस 4 आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x1 ऑफ t माइनस 4 प्लस x2 ऑफ t माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है। तो x1t प्लस x2t अगर एक साथ इनपुट में दिया तो x1t प्लस x2t इंटू x1t माइनस 4 प्लस x2t माइनस 4, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हम क्या देखना है कि ये जो आउटपुट आया ये क्या y1t प्लस y2t के इक्वल है, y1t प्लस y2t के इक्वल है। देख लेते हैं क्या ये जो आउटपुट आई हमारे पास वो x1t प्लस y1t प्लस y2t के इक्वल आ रही है। मतलब इन दोनों को सम करने पे इतना आ रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू x1t इंटू x1 ऑफ t माइनस 4 प्लस x2t इंटू x2 ऑफ t माइनस 4। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम आ गया, क्योंकि इसने पहला प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, इसने प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी को ही नहीं फॉलो किया। तो ये किस टाइप का सिग्नल हो जाएगा, ये नॉन लीनियर सिस्टम, ये हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। ये हम लोगों ने देखा एडिटिविटी को। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एडिटिविटी। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो है होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्या, होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई हमारा इनपुट है x1 ऑफ t, तो इससे जो आउटपुट मिल रही है वो y1 ऑफ t है। क्लियर है। x1 t है, अगर इनपुट में है तो आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, y1 t। अगर हम लोग इसी x1 ऑफ t को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ा ऑफ y1 ऑफ t। क्लियर है। अगर इसे बीटा से मल्टीप्लाई कर दें x1 ऑफ t तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलना चाहिए, बीटा ऑफ y1 ऑफ t। अगर अल्फ़ा से हम लोग ने इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आउटपुट में भी अल्फ़ा y1t, अगर बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट में भी बीटा y1t। ये थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अभी हम लोग ने देखा प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों देखा।
तो अगर ये दोनों लॉ को कोई भी सिस्टम फॉलो कर रही है, ये दोनों लॉ को कोई भी सिस्टम फॉलो कर रही है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर सिस्टम। The system which follow the principle of additivity and the principle of homogeneity as well is known as linear system. Clear? दोनों सिस्टम को, दोनों लॉ को जो फॉलो करेगी उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर सिस्टम। The system which follows principle of additivity and homogeneity are linear system। जो होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो करेगी वो लीनियर सिस्टम। कितने आराम से हम लोगों ने इस होमोजेनिटी और एडिटिविटी को समझ लिया। इसी चीज़ को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है कभी कभी कि लोगों को समझने में दिक्कत आ जाती है कि होमोजेनिटी क्या है, एडिटिविटी क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम क्या है। सिग्नल एंड सिस्टम इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से पढ़ें, उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो आप आराम से, बहुत ही आराम से सिग्नल एंड सिस्टम को सीख जाइएगा, और वो भी इतना अच्छा से सीख जाइएगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, सीखना और पढ़ना दो अलग अलग चीज़ है। आप अगर किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके पीछे दो कारण हो सकती है, या तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आप उस चीज़ की आपको नीड है। इंसान कोई भी चीज़ तभी सीखता है जब या तो उसे इंटरेस्ट होता है, या फिर जब उसे उस चीज़ की नीड होती है। दोनों ही केस में अगर आप किसी भी चीज़ को सीख जाइएगा तो आप उसे कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता है। तो हमें सिग्नल एंड सिस्टम सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सिग्नल एंड सिस्टम सीखना है। ठीक है, वो इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करना, पूरा एक एक छोटा छोटा डाउट भी क्लियर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्लियर है? तब जाके हम सिग्नल एंड सिस्टम में अच्छा कमांड कर पाएंगे। और एक बात, हाँ, जब तक आप सिग्नल एंड सिस्टम में कमांड नहीं रखिएगा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। फॉर ईसी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट, अगर आपको कम्युनिकेशन में कमांड करना है तो आपको सिग्नल एंड सिस्टम स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना आसान हो सके इसे उतना आसान बनाया जा सके। ठीक है, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। ये हो गया द सिस्टम विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी आ लीनियर सिस्टम। और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? नॉन लीनियर की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। जो इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो लीनियर सिस्टम, जो इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन लीनियर सिस्टम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। y of t is equals to twice of x of t plus 3। तो सबसे पहले हम लोग एडिटिविटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिटिविटी चेक करते हैं। तो अगर हम लोग ने इनपुट में x1 ऑफ t दिया तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? ट्वाइस ऑफ x1 ऑफ t प्लस 3। x2 ऑफ t दिया तो क्या मिलना चाहिए? ट्वाइस ऑफ x2 ऑफ t प्लस 3। क्लियर? और x1 प्लस x2 एक साथ दे दिया, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो सिर्फ इनपुट के जगह, इनपुट कहाँ था? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो ट्वाइस इंटू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t प्लस 3। क्लियर है? तो ये क्या पूरा x1, ये दोनों के इक्वल आया। ये क्या है हमारा? y1 ऑफ t इक्वल्स टू y2 ऑफ t। ये क्या दोनों इक्वल आया? नहीं। देखिए, यहाँ 2x1 ऑफ t तो आ जाएगा, यहाँ भी 2x1 ऑफ t है। 2x2 ऑफ t तो आ जाएगा, यहाँ भी 2x2 ऑफ t है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस में 3 है, और ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस में 6 आएगा। प्लस में 6 आएगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट
फॉलो एडिटिविटी, नॉट फॉलोइंग एडिटिविटी, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ये नॉन लीनियर सिस्टम आ गया। यहाँ से एक बहुत ही स्मॉल सा ट्रिक हमें निकल के आता है। क्या आता है कि अगर हमारे पास जो ये सिस्टम को जो इस सिस्टम को जो नॉन लीनियर बना रहा है वो क्या है, वो इस सिस्टम को जो नॉन लीनियर बना रहा है वो ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म है, अगर हम ध्यान से देखें तो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म नहीं रहता तो यहाँ पर 2x1 आता, यहाँ पर भी 2x2 आता, और दोनों को अगर एक साथ इनपुट में दें तो भी 2x1 प्लस 2x2 आता। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 टर्म है ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम को नॉन लीनियर बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम को नॉन लीनियर बना रहा है। तो अगर हम एक ट्रिक ध्यान में रखें जिससे कि हम MCQ बेस्ड या छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर कोई भी सिग्नल इस फॉर्म में है, सिस्टम कोई भी सिस्टम इस फॉर्म में है, y1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स x1 प्लस कोई भी कांस्टेंट है k, ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम होगा, ये नॉन लीनियर सिस्टम होगा। हम देख के बता देंगे। ये हम देख के बता देंगे कि ये कैसा सिस्टम होगा, नॉन लीनियर सिस्टम है। तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा कि एडिटिविटी चेक करें फिर होमोजिनिटी चेक करें। अगर कोई भी सिस्टम है y1 इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स x1 प्लस k, वेयर k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, तो ये हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक स्मॉल सा ट्रिक है, इसे आप लोग रेड मार्क कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। जब भी कोई भी सिस्टम इस फॉर्म में रहे तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, नॉन लीनियर सिस्टम। हमें पूरी एडिटिविटी और फिर होमोजेनिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम लोग ने क्या देखा, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सिस्टम हमें देखना है वो टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डील करते हैं, फिर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट है। पहले जो सारे बुक्स में रहता है कॉमन, हम लोग वो डील करते हैं, फिर हम लोग अपने भाषा में आसान भाषा में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट कैसे पहचानेंगे हम लोग किसी भी सिस्टम को देख के। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, those system whose input output characteristics does not change with time। ठीक है, आर इनवेरिएंट। जिसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मान लीजिए कोई भी सिस्टम है हमारे पास,
और उसमें हम लोग ने इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला। लेकिन अगर कि उसी सिस्टम के इनपुट में हम लोग ने कुछ चेंजेस कर दिया, मान लीजिए उसे शिफ्ट कर दिया किसी टाइम से, ठीक है, तो अगर उतना ही शिफ्ट आउटपुट में भी देखने को मिल रहा है तो हमें वो सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। मीन्स शिफ्ट करने से उसके आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एक एग्जांपल लेते हैं, y of t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t। ठीक है, y ऑफ t हमारे पास क्या है, x ऑफ 2t है। तो हम लोग क्या होगा, पहले क्या आएगा, अगर हम लोग इनपुट में शिफ्ट करें तो x1 ऑफ 2 ऑफ t माइनस t नॉट। क्लियर है, 2 ऑफ t माइनस टी नॉट, मतलब 2t से t नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग ने, ये क्या है 2 ऑफ t माइनस टी नॉट। अब y1 और y ऑफ t के जगह अब हमें क्या लाना है, y ऑफ t माइनस टी नॉट लाना है, और फिर देखना है दोनों इक्वल है कि नहीं। तो y ऑफ t माइनस टी नॉट क्या आएगा, y ऑफ t माइनस टी नॉट तब आएगा जब भी जहाँ जहाँ हमारे पास t प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ हमारे पास सिस्टम में t प्रेजेंट है, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम में क्या कहाँ पे t प्रेजेंट है, 2, और t के जगह क्या करेंगे, t माइनस टी नॉट। क्लियर है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। हम लोग ने सिर्फ पहले इनपुट में टी नॉट से शिफ्ट किया। सबसे पहला स्टेप क्या किया, इनपुट में टी नॉट से शिफ्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या किया, जहाँ जहाँ t था वहाँ t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ t था वहाँ से t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। अगर हम लोग इसे ब्रैकेट को खोलें, x ऑफ 2t माइनस 2t नॉट, तो ये और ये इक्वल नहीं आ रहा। आ रही क्या, ये x ऑफ 2t माइनस टी नॉट है, ये x ऑफ 2t माइनस 2t नॉट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा मीन्स इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आर चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाइम इनवेरिएंट का डेफिनेशन क्या था कि जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज विथ टाइम, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो आ रहा है सिस्टम वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम हो गया, ये वेरिएंट हो गया। क्लियर है, ये कैसा सिस्टम हो गया, ये वेरिएंट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो विच विल क्लियर मोर ऑफ आवर कंसेप्ट। y of t इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। क्लियर, y ऑफ t जो हो जाएगा x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी है, ये हमारा एक सिस्टम है। क्लियर, तो इसमें भी पहले चेक करते हैं कि ये इनवेरिएंट है या वेरिएंट है, ये टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वही स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ हमारे इनपुट में, इनपुट क्या है हमारा पास x ऑफ t, इनपुट में सिर्फ चेंज करेंगे, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें जहाँ जहाँ t दिखेगा वहाँ वहाँ चेंज करेंगे। ये आसान भाषा में, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कैसे चेक कीजिएगा, आप कैसे चेक कीजिएगा कोई भी सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो ध्यान से सुनिए बहुत ही आसान भाषा में कि पहला स्टेप हमें क्या करना, पहला स्टेप में जहाँ जहाँ हमें x ऑफ t दिखे उसमें हमें माइनस टी नॉट कर देना। क्लियर है, ये समझने के लिए जहाँ जहाँ हमें x ऑफ t दिखे उसमें माइनस टी नॉट कर देना। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जहाँ जहाँ t दिखे, ठीक है, जहाँ जहाँ t दिखे सब जगह चेंज t माइनस टी नॉट कर देना। फिर से बोलूँ, पहले स्टेप में क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें x ऑफ t दिखे सिस्टम में वहाँ वहाँ हमें x ऑफ इनपुट में से माइनस टी नॉट घटा देना है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ t माइनस टी नॉट कर देना। अगर दोनों इक्वल आ गया तो टाइम इनवेरिएंट, और दोनों इक्वल नहीं आया तो टाइम वेरिएंट। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं, तो x1 ऑफ ये x ऑफ t माइनस टी नॉट हो जाएगा, और ये कॉस ओमेगा नॉट t रहेगा।
सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें टी दिख रहा है इस पूरे फंक्शन में वहाँ वहाँ टी माइनस टी नॉट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस टी नॉट। अब क्या ये और ये सिमिलर है, ये और ये इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, वेरिएंट। क्लियर है, ये कैसा सिस्टम हो गया, वेरिएंट सिस्टम हो गया। ये टाइम वेरिएंट हो गया, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा। तो ये हम लोग ने समझा कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स ऑफ टी दिखे, जहाँ जहाँ एक्स का टर्म रहे, मीन्स इनपुट का टर्म रहे, वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, टी नॉट से डिले कर देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ टी दिखे सारे टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। दोनों इक्वल आ गया तो टाइम इनवेरिएंट, और नहीं इक्वल आया तो टाइम वेरिएंट। क्लियर है? देखिए अब क्या होता है ना, इस पे बेस्ड अभी हम लोग, जब हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये फर्स्ट मतलब बेसिक्स का ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो एलटीआई सिस्टम है। तो जब पहला मॉड्यूल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इस पे बेस्ड काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जिस पे बेस्ड हम लोग ने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो, और अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर दे, कोई भी कंसेप्ट आपका लूज ना हो, वीक ना हो। क्लियर है? तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे, एक एक न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे होंगे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सारे कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम हम लोग ने देखा। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोट कर सकें कि टाइम स्केलिंग is variant in nature जनरली। ठीक है, जो टाइम स्केलिंग है, अगर कोई भी इनपुट है हमारे पास, कोई भी इनपुट है उसको हम लोग ने, कोई भी सिस्टम है उसमें अगर टाइम स्केलिंग का फंक्शन है तो वो जनरली क्या होगा, वो जनरली टाइम वेरिएंट ही होगा। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम लोग ने एक्स ऑफ 2t का एग्जांपल देखा था, तो हम लोग ने क्या किया, पहले एक बार इनपुट में चेंज किया 2t माइनस टी नॉट, फिर जहाँ जहाँ t था यानी t माइनस टी नॉट, तो दोनों इक्वल नहीं आई थी। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला वो टाइम वेरिएंट है। तो इसी तरह अगर एक्स ऑफ अल्फ़ा टी कहीं भी दिखे आपको, एक्स ऑफ अल्फ़ा टी कहीं भी दिखे, जहाँ पे अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, -4, -1, बस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो फिर एक्स ऑफ टी हो जाएगा। फिर एक्स ऑफ टी है तो वो फिर हमारे पास एक्स ऑफ टी इनपुट ही और आउटपुट एकदम सेम हो जाएगा। तो बस ये 1 नहीं होना चाहिए। अगर अल्फ़ा कुछ भी हो जाए, 2, 3, 4, -4, फ्रैक्शन भी हो जाए 1/5, 1/8, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम हो जाएगा वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो इसे हम लोग को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना कि जहाँ भी हमें टाइम स्केलिंग दिखे, जहाँ भी टाइम स्केलिंग दिखे वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, वो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। जहाँ भी स्केलिंग दिखे हमें सिस्टम में दिखे कि टाइम स्केलिंग किया हुआ है, तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं डिस्क्रीट डोमेन में। हम लोग ने जितना भी सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा ना, वो 2 डोमेन में बेसिकली डिफाइंड है, एक कंटिन्यूस डोमेन में और डिस्क्रीट डोमेन में। हम लोगों ने और जितना आगे सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना है वो सारे 2 डोमेन में ही डिफाइंड है, एक कंटिन्यूस डोमेन में, एक डिस्क्रीट डोमेन में। तो कंटिन्यूस डोमेन तो अभी तक हम लोग कंटिन्यूस देखते आए, बस इसमें ही क्या होगा, डिस्क्रीट डोमेन के न्यूमेरिकल्स भी ऐड हो जाएंगे, और कुछ अगर थ्योरी पार्ट रहा बताने को तो न्यूमेरिकल के टाइम में मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास y ऑफ n है इज इक्वल्स टू x ऑफ
एन स्क्वायर है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन स्क्वायर है। तो इसे हम लोग को चेक करना है कि ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अपन पहले क्या करेंगे, इनपुट में एन नॉट का, यहाँ पे एन है, ये डिस्क्रीट डोमेन में, तो यहाँ हम लोग एन यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इनपुट में जहाँ जहाँ एन है, मतलब इनपुट में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो यह हो गया एन स्क्वायर माइनस एन। फिर क्या करेंगे, आउटपुट जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ चेंज कर देंगे। तो इसे क्या करेंगे, एन माइनस एन नॉट का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम। जैसे हम लोग ने जितने भी टेस्ट सिग्नल्स देखे थे, टेस्ट सिग्नल्स मीन्स यूनिट स्टेप्स, डेल्टा, ठीक है, यूनिट स्टेप, डेल्टा, रेक्टेंगुलर फंक्शन, रैम्प फंक्शन, ये सब सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट सिग्नल्स भी बोलते हैं या बेसिक सिग्नल्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। टेस्ट सिग्नल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी सिस्टम का बिहेवियर चेक करने के लिए कि ये सिस्टम कैसा है, बेसिकली इन्हीं सब सिस्टम सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग इन सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, टेस्ट सिग्नल। जो यूनिट स्टेप है, यूनिट रैम्प है, डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ट्रेंगुलर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नल्स किसी भी सिस्टम का हम लोग चेक करने, बिहेवियर चेक करने के लिए बेसिकली तो तीन होते हैं, यूनिट स्टेप, इम्पल्स एंड रैम्प। तो बेसिकली इन्हीं तीनों का यूज़ करते हैं, इसीलिए इन सिग्नल्स को टेस्ट सिग्नल्स भी बोला जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया टाइम वेरिएंट। अगर उन्हीं यूनिट स्टेप, इम्पल्स को अगर हम लोग डिस्क्रीट डोमेन में देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए u ऑफ t था, तो ये u ऑफ n से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 पे भी 1 होगा, n इक्वल्स टू 1 पे भी 1 होगा, n इक्वल्स टू 2 पे भी 1 होगा, 3 पे भी 1 होगा, 4 पे भी 1 होगा, 5 पे भी 1 होगा, और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये हमारा n और ये u ऑफ n। क्लियर है। तो u ऑफ n क्या होगा, u ऑफ n इज इक्वल्स टू n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर n लेस देन 0। ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर इम्पल्स सिग्नल देखें, वो कंटिन्यूअस इम्पल्स था डेल ऑफ टी, और ये डिस्क्रीट इम्पल्स होगा डेल ऑफ एन। तो इसमें क्या होता है, n इक्वल्स टू 0 पे, n इक्वल्स टू 0 पे एक इम्पल्स प्रेजेंट होता है जिसकी एम्पलीट्यूड 1 होती है। देखिए डेल ऑफ टी और डेल ऑफ एन में डिफरेंस है। डेल ऑफ टी में जो n इक्वल्स टू 0 पे जो इम्पल्स आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, उसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा था, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। और डेल ऑफ एन में n इक्वल्स टू 0 पे, n इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डेल ऑफ एन और डेल ऑफ टी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें भी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, नहीं, यहाँ वैल्यू जो है वो 1 होगी। और एक बात, स्केलिंग का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता डिस्क्रीट डेल्टा में, स्केलिंग का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता डिस्क्रीट डेल्टा में। जैसे कि हम लोग अगर देखें, डेल ऑफ अल्फ़ा टी जो था वो क्या आ रहा था, 1 अपॉन मॉड अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ टी, 1 अपॉन मॉड अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ टी आ रहा था। लेकिन क्या है, डेल ऑफ अल्फ़ा एन ये इक्वल हो जाएगा सिर्फ डेल एन के, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल एन के इक्वल हो जाएगा। तो अक्सर इस पे बेस्ड काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। हमें अक्सर पता होता है कि डेल ऑफ अल्फ़ा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ टी। हमें अक्सर क्या पता होता है, डेल ऑफ अल्फ़ा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ टी। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में इस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेता, डिस्क्रीट डोमेन में पूछ लेता है न्यूमेरिकल,
डेल ऑफ अल्फा एन की वैल्यू पूछ लेता है तो हम लोग को क्या पता था, जनरली कंटिन्यूस वाला सब पढ़ के रखते हैं, कंटिन्यूस वाला दिमाग में रहता है तो हम लोग 1/mod अल्फा इंटू डेल ऑफ एन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। डेल ऑफ अल्फा एन इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एन। क्लियर है? डेल ऑफ अल्फा एन इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एन। स्केलिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है डिस्क्रीट डोमेन में। ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग को ये नोट डाउन करना है, डेल ऑफ अल्फा टी इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ अल्फा इंटू डेल टी एंड डेल ऑफ अल्फा एन इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एन। तो ये डिस्क्रीट डोमेन में यूनिट स्टेप और ये इम्पल्स, ये दोनों हो गया डिस्क्रीट डोमेन में। क्लियर है? तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। तो ये अभी तक हम लोग ने देखा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इससे पहले कौन सा देखा था? लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है काउजल एंड नॉन काउजल सिस्टम। ठीक है, काउजल एंड नॉन काउजल सिस्टम। हम लोग ने जब सिग्नल पढ़ा था, हम लोग ने जब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स देखी थी, तो वहाँ पर भी हम लोग ने क्या देखा था? काउजल सिग्नल्स एंड नॉन काउजल सिग्नल। तो काउजल सिग्नल ऐसा सिग्नल हो रहा था जो t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन था। काउजल सिग्नल ऐसा सिग्नल था जो t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन था। और नॉन काउजल क्या था? जो काउजल ना हो वो नॉन काउजल हो जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सिग्नल्स डिफाइन हो रहे थे वो काउजल सिग्नल्स थे, और जो सिग्नल काउजल नहीं थे वो नॉन काउजल हो जा रहे थे। और वहीं पे एक और सिग्नल था जो काउजल का उल्टा था। ठीक है, वो क्या था? टी सिर्फ लेस देन 0 के लिए ही डिफाइन था। ठीक है, उसे हम लोग एंटी काउजल बोलते हैं। एंटी काउजल एंड नॉन काउजल आर बहुत डिफरेंट थिंग। मैंने वहाँ पे रेड मार्क करके नोट भी कराया था कि एंटी काउजल एंड नॉन काउजल आर डिफरेंट। ऑल एंटी काउजल सिग्नल्स आर नॉन काउजल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऑल एंटी काउजल सिग्नल्स आर नॉन काउजल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वो सिग्नल का केस था, वो सिग्नल्स का केस था। अब ये सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बुक वाली, फिर हम लोग इसे आसान भाषा में समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बुक वाली डेफिनेशन, क्योंकि अपने को एग्जाम में लिखना है, अपने को एग्जाम में जाके उसे लिखना है, तो सबसे पहले बुक वाली डेफिनेशन। तो काउजल सिस्टम क्या होता है? काउजल सिस्टम वो सिस्टम होता है, अगर हम लोग इसे डेफिनेशन लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें, if the present output depends on present input, if the present output depends on present input and past values of input, then the system, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, past values of input, if the present output depends on present input and past values of input and not on future values, is
known as and not on future values is known as causal system. अगर किसी भी सिस्टम में जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे या फिर पास्ट इनपुट पे डिपेंड करे, ठीक है, और फ्यूचर इनपुट पे ना डिपेंड करे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कॉजल सिस्टम बोलेंगे। और जो सिस्टम कॉजल ना हुआ वो नॉन कॉजल। क्लियर है? जो कॉजल नहीं हुआ वो नॉन कॉजल। तो अब इसे समझे कैसे कि क्या होता है कॉजल नहीं। मान लीजिए हमने अभी अगर मान लीजिए हमने प्रेजेंट वैल्यू पे कोई इनपुट दिया, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पे किसी सिस्टम पे इनपुट दिया तो आउटपुट भी हमें प्रेजेंट वैल्यू पे मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए हमने n=0 पे एक इनपुट दिया, ठीक है, x(0), तो आउटपुट भी हमें 0 पे ही मिल रही है, मतलब y(0) मीन्स एट टाइम t=0। तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल सिस्टम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, या वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करने लगे या वो पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करने लगे, तो भी वो सिग्नल कैसा हो जाएगा, कॉजल। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने एक प्रेजेंट वैल्यू पे एक इनपुट दिया और आउटपुट भी उसी वैल्यू पे मिल रही है, मीन्स उसी टाइम इंस्टेंट पे मिल रही है, तो वो कॉजल हो गया। और दूसरा कंडीशन, अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे इनपुट दिया और आउटपुट पास्ट वैल्यू पे मिल रही है, मतलब पहले की वैल्यू पे मिल रही है, मान लीजिए हमने इनपुट दिया है x=1 और जो आउटपुट मिल रही है y(0) मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। दोनों ही कॉजल हो गया। ये हमारे समझने के लिए था, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ था। अभी हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमारे कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास y(n) = x(2n) + 3 है। y(n) = x(2n) + 3 है। अगर इसमें हम लोग पूछ ले, कॉजल और नॉन कॉजल पे आते हैं, अगर इसमें हमें पूछ ले कोई कि ये सिस्टम लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, ये सिस्टम लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, तो चलिए क्या होगा, ये सिस्टम लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, ये सिस्टम नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर क्यों होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, हमने बताया था कि एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म अगर प्रेजेंट है इट विल मेक द सिस्टम नॉन लीनियर। चलिए अब आते हैं अपने काम पे, हमें देखना है ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x(0) निकाल इनपुट में देते हैं। x(0) इनपुट में दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y(0) क्या आएगा, यह आएगा x(0) + 3, ठीक है। इनपुट में x(0) दिया तो आउटपुट में क्या आया, x(0) + 3, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने इनपुट दिया ये प्रेजेंट x(0) था, आउटपुट भी x(0) पे डिपेंड कर रहा, मीन्स जिस इंस्टेंट पे हम लोग ने इनपुट दिया उसी इंस्टेंट पे आउटपुट मिल रहा। नेक्स्ट कोई और वैल्यू लेते हैं, x(1) लेते हैं, तो y(0) = x(2) + 3, x(2) + 3, तो ये क्या है, x(2) + 3 है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने x की जगह x(1) दिया था, आउटपुट में हमें x(2) मिल रहा, मीन्स क्या होगा, ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लग रहा। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने x(1) दिया था और यहाँ x(2) आया, तो ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लग रहा। तो अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा तो ये क्या होगा, कॉजल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कॉजल का डेफिनेशन देखा था, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो तो या तो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा या फिर पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, नॉन कॉजल। ये कैसा सिस्टम हो गया, नॉन कॉजल सिस्टम हो गया। क्लियर? अब वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, y(n) = x(n - 5), ठीक है।
ये है x ऑफ n माइनस 5। तो इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले x ऑफ 0 पे चेक करते हैं। x ऑफ 0 पे y ऑफ 0 क्या मिलेगा, x ऑफ माइनस 5। x ऑफ 1 क्या मिलेगा, x ऑफ 1 माइनस 5 यानी माइनस 4। ठीक है। इसी तरह अगर x ऑफ 5 निकालें तो y ऑफ 5 ये क्या मिलेगा, x ऑफ 0। इसी तरह अगर x ऑफ 7 निकालें तो y ऑफ 7 क्या मिलेगा, x ऑफ 2। ठीक है। तो कोई भी वैल्यू निकालें, कोई भी वैल्यू हम लोग निकालें तो यहाँ हमें दिख रहा कि ये सारी वैल्यू सिर्फ पास्ट या तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही है या फिर पास्ट पे डिपेंड कर रही है। जनरली सारी पास्ट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हमारा प्रेजेंट इनपुट पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे, प्रेजेंट आउटपुट पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे तो वो कैसा सिस्टम हो जाता है, काउजल सिस्टम हो जाता है। तो ये एक सिस्टम कैसा हो गया, ये काउजल हो गया। ये कैसा सिस्टम हो गया, ये हमारा काउजल सिस्टम हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। y of t is equals to sin of x of t। y of t is equals to sin of x of t। तो अगर x of 0 ले हम लोग तो y of 0 क्या आ जाएगा, sin of x of 0। x of 1 ले तो y of 1 क्या आ जाएगा, sin of x of 1। इसी तरह कोई भी वैल्यू ले लें, x of माइनस 5 तो y of 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ x of माइनस 5। क्लियर है। तो ये क्या है, x of माइनस 5। ये सारी क्या है, ये या तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। सारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेजेंट पे। सॉरी ये 5 हो जाएगा, x of माइनस 5 नहीं होगा। अच्छा यहाँ माइनस 5 है तो ये भी माइनस 5, ये भी माइनस 5। तो सारी वैल्यू प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया हमारे पास, ये काउजल हो गया, ये काउजल हो गया। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इससे भी मिलता जुलता। y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ साइन ऑफ t। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ t, और ये है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन t। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन ऑफ t। तो अब हम लोग एक t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा। साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी ये x ऑफ 0 बन जाएगा। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, सो फार सो गुड। ठीक है। यहाँ तक सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही, सब सही। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट t इक्वल्स टू π/2 तो y ऑफ π/2 विल बी x ऑफ, अब साइन π/2, साइन π/2 कितनी होती है, साइन π/2 होती है 1। ठीक है। x ऑफ 1 ये आ गया x ऑफ 1। अब π/2 को अगर हम लोग निकालें तो पाई कुछ 3.14 के आसपास होती है, और π/2 देखें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2, 1.5 समथिंग आएगी, 1.5 समथिंग आएगी। मीन्स ये t इक्वल्स टू कितना था, ये t इक्वल्स टू 1.5 था।
मतलब हम लोग ने t इक्वल्स टू 1.5 दिया और आउटपुट x(1) यानी पास्ट पे डिपेंड कर रहा है 1.5, ठीक है। 1.5 हम लोग ने प्रेजेंट में दिया, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा है x(1), यानी वो पहले चला जा रहा है। 1.5 से 1 छोटा है, यानी ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक भी सब सही, यहाँ तक भी सब सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक नेक्स्ट देखते हैं, t इज इक्वल्स टू -पाई देखते हैं। t इज इक्वल्स टू -पाई पे देखते हैं, तो y ऑफ -पाई, -पाई मीन्स कितना हुआ, t इज इक्वल्स टू -3.14 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, t इज इक्वल्स टू -3.14 पे चेक कर रहे हैं। तो y ऑफ -पाई ये कितनी आएगी, y ऑफ -पाई आएगी x ऑफ और साइन ऑफ -पाई कितनी होती है, साइन ऑफ -पाई होती है 0, तो ये आ गया x ऑफ 0। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या हुआ, t इक्वल्स टू -3.14 दिया हम लोगों ने, मतलब t की हम लोग ने पास्ट वैल्यूज़ दी और इनपुट में हमें फ्यूचर वैल्यू मिल रहा x ऑफ 0, इसके रेस्पेक्ट में तो ये फ्यूचर है ना, -3.14 के रेस्पेक्ट में 0 तो फ्यूचर है, ठीक है। एट t इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू -3.14 मान लीजिए सेकेंड है, और यहाँ x ऑफ 0 सेकेंड मिल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये फ्यूचर है। और ये क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगा, हमारा सिस्टम फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगा, मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया, ये नॉन काउजल हो गया। क्लियर है। तो हमें ध्यान से वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, जिस वैल्यू पे हमें चेक करना है। अगर हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू मिस किए हैं जहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जहाँ पे वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमें ध्यान से सारे वैल्यूज़ को, वी हैव टू टर्न ऑल द स्टोन्स, ठीक है, वी कांट लेफ्ट एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, ठीक है। हमें सारी वैल्यूज़ चेक करनी है, तो सारा वैल्यू नहीं चेक करके हम लोग पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और चेक करेंगे किस पे ये पास्ट वैल्यू दे सकता है, किस पे ये फ्यूचर वैल्यू दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, नॉन काउजल सिस्टम। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक आके छोड़ देते कि हो दो बार में तो आ ही रहा प्रेजेंट या पास्ट पे, तो ये काउजल हो गया। नहीं, ये काउजल नहीं है, हमने देखा ये नॉन काउजल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही कंसेप्चुअल था, छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल था, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया काउजल एंड नॉन काउजल सिस्टम।